प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय मानकर ने पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ। नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मोदी ने विशुद्ध तथ्यों के साथ प्राचीन इतिहास के माध्यम से दी थी लोकतंत्र की दुहाई कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंडपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। मोदी जी ने जो ये बात कही और ये सारी बात कह के उन्होंने जो एक झूठा इतिहास जो गढ़ने का जो कोशिश की, इंडिया इज द मदर ऑफ जो है डेमोक्रेसी, जो उन्होंने एक काल्पनिक बात कही, तो भाई मोदी जी आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लीजिए, राजनीतिक शास्त्र को पढ़ लीजिए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री प्री हिस्ट्री को पढ़ लीजिए और केवल भारत की मत पढ़िए। जो काली टोपी की जो रेशिमबाग और महल की जो आपकी नागपुर की यूनिवर्सिटी है, उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी हंसी उड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर में। आज इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के लोग सुन रहे थे, वो कहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री, इनको जो है पूरा डेमोक्रेसी का इतिहास नहीं मालूम है। और मैग्ना कार्टा से जो आपने कही कि भाई डेमोक्रेसी का उदय माना जाता, मैग्ना कार्टा से डेमोक्रेसी का उदय नहीं माना जाता है मोदी जी। वो राइट्स का पहला सिस्टमैटिक चार्टर है 1215 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन नए संसद भवन की नींव रखी है। उन्होंने भूमि पूजन के बाद अपने भाषण में कहा है कि नया संसद भारतीयता के विचारों वाला होगा। अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर भले ही पूरा विपक्ष सुन्न पड़ गया हो, लेकिन एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी ने उनके एक एक शब्दों का रिफरेंसेस, एविडेंसेस और दुनिया के महान विज्ञानवादी विचारों के माध्यम से तथ्यपूर्ण जवाब दिया है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की एक एक बातें और उस पर मोदी जी को लोकतंत्र, प्राचीन इतिहास और विज्ञान का पाठ पढ़ाते एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी का एक एक धमाकेदार वीडियो दिखाएंगे, जिसे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के समतुल्य ही 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। आइए शुरुआत करते हैं हम इस खास रिपोर्ट की। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रारंभिक भाषण से और इसके बाद उनके भाषण पर धीमान विजय मानकर जी के तथ्यपूर्ण विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर रखे गए वास्तविक विचारों से। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो नए संसद की जो आधारशिला रखी गई है, ये तो अपने आप में एक वेलकम स्टेप है, लेकिन जिस तरह से वो किया गया वो मैं समझता हूं कि संयुक्तिक नहीं है। वो हास्यास्पद है और बड़ा विडंबना है कि देखिए, लोकतंत्र के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और अधिकारों की इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें धर्मों का कोई प्रमुख रोल नहीं है। रादर हम ये देखते हैं कि धर्मों से लड़कर ही लोकतंत्र का और अधिकारों का जो है
वो सुदृढ़ीकरण हुआ है, उदय हुआ है। तो इस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने वैदिक मंत्रोपचार करके जो है उसका जो आधारशिला रखी वो बिल्कुल गलत है। वो एक धर्म के लिहाज से उन्होंने किया और धर्म का इसमें रोल ही नहीं है। लोकतंत्र और अधिकारों में धर्मों का रोल ही नहीं है। यदि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो राइट्स की जहां तक बात है तो राइट्स की बात जो है वो मैग्ना कार्टा 1215 से जो है अधिकारों का फर्स्ट चार्टर ऑफ राइट्स उसे माना जाता है। उसके बाद में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स है, फिर वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स है, फिर अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। उसके बाद में जो है जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों का हुआ उसमें वर्कर्स राइट्स आए। फिर मैरी वोल्फेंस्क्राफ्ट जो है उन्होंने जेंडर राइट्स की जो है वो बात की है। तो आप यदि देखेंगे तो ये जो सारा थिंकर्स है ये तो ह्यूमैनिस्टिक थिंकर्स थे। ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मानवता को मानने वाले लोग थे, वो विज्ञान को मानने वाले लोग थे। उन्होंने जो है वो ये सारे थॉट्स दिए हैं और उस लिहाज से जो है ये जो व्यू है कि धर्म के इससे विधि से जो उन्होंने किया वो बिल्कुल विसंगत है। मैं समझता हूं ये विडंबना है कि प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो स्पीकर है, उनके मौजूदगी में ये जो काम हुआ, दोनों हाउसेस के स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, विसंगति है। पहला भाग तो आपने देख ही लिया है। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जुड़े उन ऐतिहासिक प्राचीन तथ्यों को सुनाएंगे जिसका आज के लोकतंत्र में कोई सार ही नहीं मिलता है। उसके बाद हम आपको इसके जवाब में विजय मानकर जी का एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो कि मोदी जी के लोकतंत्र पर बांटे गए ज्ञान को न केवल कमतर बताता है बल्कि मोदी जी को दुनिया में हंसी का पात्र बनने से भी आप नहीं रोक पाएंगे। हम देखते सुनते हैं दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था, ये अनुभव मंटप जनसभा नादिना मट्टू राष्ट्रदा उन्नति के हागु अभिवृद्धि के पुरगावगी केलसा मादत था दे। यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था। साथियों, इस कालखंड के और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरा मेरूर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, 10th सेंचुरी। और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुटुंब में कैटेगराइज किया जाता था, जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वार्ड कह सकते हैं। उन कुटुंबों से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था। और जैसा आज भी होता है, इस गांव में 1000 वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी वो आज भी वहां मौजूद है। और साथियों, 1000 वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी।
उस पत्थर पे लिखा हुआ है, उस शिलालेख में वर्णन है इसका, और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में। और नियम क्या था? नियम यह था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले, सोचिए कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया। साथियों, लोकतंत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं, सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्या, मल्ला और वेजी जैसे गणतंत्र हो, लिच्छवी, मल्लक, मड़क और कंबोज जैसे गणराज्य हो, या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। साथियों, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बड़ी हास्यास्पद है कि हमारे प्रधानमंत्री को राजनीतिक शास्त्र नहीं मालूम, इतिहास नहीं मालूम, संविधान, मानवाधिकार और वेरियस जो लॉज है उसका डिटेल नहीं मालूम। उनको ये फर्क नहीं मालूम कि ग्राम सभा और लोकसभा के बीच में क्या फर्क होता है। जो उन्होंने सभाएं, गणपति, गणाधिपति, जो परिषद की जो बातें की है, तो परिषद वॉज नॉट द कैबिनेट, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम होना चाहिए। जो सभाओं की उन्होंने बात की, जो लिच्छवी या मल्लाहों की या जो वैशाली के जो उन्होंने
जो रिपब्लिकस हम कहते हैं, गणराज्य कहते हैं, वो इलेक्टेड बॉडीज नहीं थी, लॉ मेकिंग बॉडीज नहीं थी, उसमें सारे महिलाओं को जो है वो वोटिंग राइट नहीं था, रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं था, शूद्र जो है उसमें से एक्सक्लूडेड थे। तो ये बात जो है वो कैसे भूल गए। जो चोला किंगडम में जो उन्होंने 10वीं शताब्दी का जो उदाहरण दिया, तो चोला यानी राजाशाही के साथ में लोकशाही नहीं चल सकती, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। फिर उन्होंने वेदों का कोई उदाहरण दिया, तो वेदों का क्या लेना देना है इसमें। वेद जो है वो तो वर्ण की बात करते हैं, वो तो विषमता की बात करते हैं। वो वेदों के समय में भी कोई जो है वो ऐसी सभा नहीं थी कि जो चुनाव के माध्यम से जो है सभा में इलेक्टेड होके जाते थे और सबको वहां खड़े रहने का या वोटिंग करने का अधिकार था। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जो ये बात कही, और ये सारी बात कह के उन्होंने जो एक झूठा इतिहास जो गढ़ने का जो कोशिश की, इंडिया इज द मदर ऑफ जो है डेमोक्रेसी, जो उन्होंने एक काल्पनिक बात कही। तो भाई मोदी जी, आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लीजिए, राजनीतिक शास्त्र को पढ़ लीजिए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री प्री हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, और केवल भारत की मत पढ़िए। जो काली टोपी की जो रेशिमबाग और महाल की जो आपकी नागपुर की यूनिवर्सिटी है, उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी हंसी उड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर में। आज इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के लोग सुन रहे थे, वो कहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री, इनको जो है पूरा डेमोक्रेसी का इतिहास नहीं मालूम है। और मैग्ना कार्टा से जो आपने कही कि भाई डेमोक्रेसी का उदय माना जाता है, मैग्ना कार्टा से डेमोक्रेसी का उदय नहीं माना जाता है मोदी जी। वो राइट्स का पहला सिस्टमेटिक चार्टर है 1215 का। उसके बाद राइट्स के बहुत सारे, जो मैंने कहा, ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स है, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, फिर जेंडर राइट्स का डिक्लेरेशन है मैरी वोल्फेंस्टार्ट का। उसके बाद में लेबर राइट्स की बात है जो कम्युनिज्म सोशलिज्म से आई, आईएलओ के वजह से, और फिर ह्यूमन राइट्स आया 1948 में, 1945 और 48 में। और लोकतंत्र का पूरे तरह से यदि हम हिस्ट्री देखते हैं तो पूरी तरह से जो लोकतंत्र की संकल्पना है वो कभी भी पूरे वर्ल्ड में नहीं रही है, लेकिन उसका सबसे अच्छा फॉर्म जो है वो ग्रीक में एथेंस में था, और वो भी 6वीं शताब्दी में था ईसा पूर्व, यानी 6th BCE में जो है एथेंस में जो है वो डेमोक्रेसी के सबसे अच्छा मॉडल था। और ग्रेट रहता जो है वो स्पार्टा का जो है कॉन्स्टिट्यूशन था। ये बात को जो है आप जो है वो कैसे भूल सकते हैं। और आप वेदों की बात करते हैं, वेदों के पहले जो है अगर आप चले जाइए तो 1780 BCE में जो है वेदों का पीरियड 16 BCE है। 1780 BCE में जो है यानी ईसा से 1780 साल पहले कोड ऑफ हम्बुर्ग है। उसके 300 साल पहले यानी आज से 4100 साल पहले जो है कोड ऑफ उरनामू है सुमेर का। तो ये हिस्ट्री जो है आप कब पढ़ेंगे कि भारत के पहले जो है वैदिक सिविलाइजेशन के पहले, वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु सभ्यता थी, उसके पहले जो है आदिवासियों की गोंडवाना का बहुत बड़ा सभ्यता थी। पूरे दुनिया की अगर बात करूं तो मैं अगर अर्बन फेज ऑफ सिविलाइजेशन, रूरल फेज ऑफ सिविलाइजेशन की बात करूं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बाद तो सुमेर सबसे पुराना है, फिर मेसोपोटेमिया है, चाइना है, भारत है, इजिप्ट है, फिर वहां पर माया और ओलमेक है। ये सभ्यताएं दुनिया के अंदर में जिसका पीरियड जो है वो वैदिक सभ्यता से काफी पहले है। और आप जो है ये तमाम बातें जो है वो नहीं समझ रहे। और डेमोक्रेसी का मॉडर्न एज में सबसे अच्छा उदय जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में हुआ। और जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया 1949 और 1950 में पूरी तरह, तब भारत के साथ लगभग 40 देश ही दुनिया में लोकतांत्रिक थे। और जो सबसे अच्छा मॉडल, प्राचीन मॉडल है, वो एथेंस के अंदर था। अब आपको जो है पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना नहीं है। आजकल आपका भाषण बेसुरा नजर आ रहा है, उसमें कोई आस्वाद जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई समझ नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर ठीक से पढ़ाई करना है तो पॉल कार्टरिज का बुक है डेमोक्रेसी का, उसको आप थोड़ा रेफर कर लीजिए, आपकी आइडियाज और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको जो है वो ऑथेंटिक बुक भी बता देता हूं। पॉल कार्टरिज का बुक है ये, जो आपकी मान्यता है इसका बहुत डिस्कशन उसके अंदर में किया गया है। तो मोदी जी का जो ये आज का जो भाषण था वो लोकतंत्र से विसंगत है। अब तक आपने नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर मोदी जी के लोकतंत्र पर दिए गए भाषण, उसके ऐतिहासिक और प्राचीन कल्पनाओं को सुना है। उसके साथ ही विजय मानकर जी के जवाब को भी ध्यान से सुना। अब हम आपको तीसरे चरण में मोदी जी के भाषण का अंतिम पड़ाव सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने 21वीं सदी के भारत में नए संसद भवन की भूमिका और देश की आज़ादी से जुड़े विषयों पर ऐसे लोगों का नाम जोड़ दिया जिनका शायद कोई योगदान ही आज़ादी की लड़ाई में कभी आपने नहीं सुना हो। इस पर API के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान
अपार विजय मानकर जिन्हें न केवल मोदी जी की जमकर क्लास ली है बल्कि वास्तव और तथ्यपूर्ण इतिहास का बोध भी उन्हें कराया है। साथ ही यह भी याद दिलाया कि 10 दिसंबर दुनिया के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का दिन है, जिस पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम अपनी रिपोर्ट के अंतिम पड़ाव वाले इस तीसरी वीडियो पर। साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर का हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन अवसरों को हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही हैं कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है। साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो 50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है, जब देश वर्ष 2047 में 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है।
जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। साथियों, हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। हमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी? गुरुदेव कहते थे, एकोता उत्साहो धरो, एकोता उत्साहो धरो, জাতীয় উন্নতি করো, দুসুক ভুবনে সবে ভারতের জয়। यानी एकता का उत्साह थामे रहना है। हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दूसरी, आजादी की बात करके विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। विवेकानंद जी का क्या रोल है आजादी में? अरे आजादी की बात यदि करना था तो गांधी जी का नाम ले लेते, भगत सिंह जी का नाम ले लेते। आप नेहरू जी का नाम तो लेते नहीं क्योंकि आपकी दुश्मनी है कांग्रेस से, जो है तो कांग्रेस से दुश्मनी अलग बात है। पर क्या आप इस बात को नकार सकते कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो संविधान की जो संस्था है, पहली संस्था है इलेक्शंस भारत के अंदर में, आज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, मॉडर्न डैम्स है, मॉडर्न स्कूल्स है, ये तमाम जो चीजें जो शुरू किया वो नेहरू जी के वजह से भारत में शुरू हुई। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी कुछ नेहरू जी की वीक रही हो, सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, चाइना को लेके, ये एक अलग बात हो सकती है, कश्मीर को लेकर, लेकिन नेहरू जी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं भारत के अंदर में। ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो विवेकानंद जी का नाम ले रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं हेगड़ेवार का, गोलवलकर का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल था आजादी में? और जब भारत जो है वो पहले 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसके जो है वो सही में लोकतांत्रिक बनाने में और यहां तक लाने में क्या रोल था उनका? वो तो उसके खिलाफ थे ना। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा नहीं कि आपने, या झूठ बोल रहे हैं आप? बंच ऑफ थॉट्स को छोड़ दिया आपने गोलवलकर के जो है वो, या वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड को छोड़ दिया सावरकर के। तो ये जो झूठा इतिहास आप बताते हुए घूमते हैं और कुछ भी पढ़ाई लिखाई किए बगैर जो है वो बोल लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि विसंगत है। लेकिन भारत का नया संसद की जो नींव रखी गई वो मेरे वजह से जो है वो 1224 या 1214 जो भी संसद हो रहे हैं वो मेरे वजह से हो रहे हैं। मैंने 2017 में जो 10 बिल दिए समग्र चुनावी व्यवस्था के, उसमें कैलकुलेशन करके दिए, और वो कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन बड़ा स्पष्ट है। वो कैलकुलेशन जो है, मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये मेरा 2017 के बिल है, आप देख लीजिएगा राज्यसभा के रिकॉर्ड्स के अंदर में जो है या नहीं है। मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने कैलकुलेशन करके दिया शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि 1,500 संसद लोकसभा में होने चाहिए, उसमें 752 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पीआर सिस्टम में होने चाहिए, 748 जो है वो मल्टी मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एफपीटीपी की डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए, 775 राज्यसभा में होना चाहिए, 6,382 जो है वो विधायक होने चाहिए, एमएलएज होने चाहिए। तो मैंने कैलकुलेशन करके बाइंड करके दिया। उस लिहाज से आज जो संसद जो है 1224 की बात कर रही है वो एक खुशी की बात है। लेकिन अभी भी जो है मेरा ये मानना है कि जो मेरा कैलकुलेशन था 2175 का वो ज्यादा से युक्तिक है, क्योंकि 2050 तक जब आपका रेशियो बढ़ जाएगा पॉपुलेशन का
तब भी अगर मेरे कैलकुलेशन से किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के अगर सांसद पकड़े जाए तो 6.5 लाख से जो है वो 8 लाख के बीच में का रेशो रहेगा, और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 11.5 लाख से लेकर 14 लाख का जो है वो रेशो आएगा। तो अगर मैं अमेरिका का रेशो पकड़ता हूं 6-6.5 लाख का जो स्टैंडर्ड रेशो है, या वर्ल्ड में तो उससे भी बहुत कम है, अगर ब्रिटेन का पकड़ू तो 1 लाख भी नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि आज भी ये जो रेशो है आपका सांसद का वो सही नहीं है। और कल अगर मान लीजिए सांसद बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, आप 26 के बाद 29 में संसद तो 1224 करना चाह रहे, कल अगर आपको मान लीजिए 2040 में अगर जरूरत पड़ी थी तो क्या नई बिल्डिंग फिर बनाओगे आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ठीक से कैलकुलेशन कीजिए। मेरे बिल्स 2017 के वो ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने राज्यसभा को सबमिट किए पिटिशनिंग सिस्टम से, उसको देख लीजिए और ये समग्र चुनावी व्यवस्था को जो है आप लाने का जो है वो प्रयास कीजिए। और मुझे बड़ी हंसी आती है, कितनी विडंबना है कि आज 10 दिसंबर को आपने जो है नींव रखी और मानव अधिकार का नाम तक नहीं लिया, मानव अधिकार दिवस की मंगल कामनाएं तक आपने भारतीयों को, भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को नहीं की। और क्या आप नेशन फर्स्ट नेशन फेस्ट करते हैं? नेशन इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक होता है, ये आपको मालूम नहीं है क्या कि नेशन जो है वो रेस के आधार, कल्चर और आपकी जो है भाषा के आधार पर होता है। पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन लास्ट, इस बात को आपको सीखने की जरूरत है। अरे लोग ही नहीं होंगे तो कहां से राष्ट्र बनता है? कोई राष्ट्र लोगों के बगैर बनता है? कोई देश बनता है क्या? जमीन के टुकड़े से देश बनता है कि लोगों से देश बनता है? और आपकी भाषा जो है, संस्कृति कौन बनाता है? लोग बनाते हैं क्या? जमीन बनाती है? जमीन का टुकड़ा बनाता है क्या? तो आपकी ये जो कल्पना है हिंदुत्व की, जो काली टोपी की आपने महाल और रेशिमबाग की, नागपुर की यूनिवर्सिटी से जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा, उस पर यदि आप एक प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। और अभी कोरोना बंदी के वजह से थोड़ा सा आपको रिलीफ है, अदरवाइज हम लोग जब सफाई करेंगे तो आपकी कितनी हंसी उड़गी, कितनी मजा उड़ाएंगे, ये तो बस जरा सोचिए आप। तो प्रधानमंत्री जी को जो है ये शोभा नहीं देता, उनको या तो पढ़ लिख लेना चाहिए अच्छे से, या उनके एडवाइजर है इतने मिनिस्ट्री में, कैबिनेट के लोग भी क्या ऊपर का चेंबर खाली हो गया, इतने आईएएस ऑफिसर्स है, उनसे एडवाइस लेते आप, आपका नीति आयोग है उनसे एडवाइस लीजिए और जरा भाषण ठीक से लिखवा के जरा भाषण दीजिए, तो मैं समझता हूं ज्यादा संयुक्तिक होगा। और लोकतंत्र का सही हिस्ट्री फिर उठाकर पढ़ लीजिए। और अगर नहीं अगर आपको कोई बता सकता है तो मैं हूं इंडिया के अंदर, आपको बुक्स खोल के दिखा देता हूं, तो उसकी नौबत नहीं आएगी। आपके पास में लोग हैं, सही बता देंगे, प्रोवाइडेड आप सुनना चाहें। और कितनी हास्यास्पद बात है, दुखद बात है कि आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज मानव अधिकार दिवस के रूप में आज उनको आप जो है एक रिलीफ ही दे देते आज जो है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होती है। आज 12-13 दिन में ठंड में कोरोना महामारी में वो बैठे हुए हैं और आपने गलत कानून बना दिए संसद में क्योंकि मेजॉरिटी थी आपके पास। वो मेजॉरिटी भी आपकी खुद के बदौलत नहीं आई है, ये जो गलत चुनावी व्यवस्था एफपीटीपी की और ईवीएम की, उसके वजह से आपको ज्यादा सीटें आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेजॉरिटी मिल गई 2, 4, 5, 10 सीट तो कुछ भी कानून आप बना लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है कि धर्म का इसमें कोई रोल नहीं, लोकतंत्र और अधिकारों में इसका धर्म काल्पनिक है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। डेमोक्रेसी और राइट्स, यदि धर्म के साथ संघर्ष नहीं होता दुनिया में तो ये नहीं आते। और इसलिए उन लोगों को याद करना चाहिए था, लॉक को, होब्स को, ग्रोटियस को, एरिस्टोटल को, सीरो को, थॉमस पेन को, जेफरसन को, जेम्स मिल को, जेम्स मेडिसन को। यदि आप जो है याद करते, मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स को करते, गुरनार्ड माइंड्रल को करते, तो मैं समझता कि ज्यादा जो है वो संयुक्तिक होता। तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो आपकी विधि ये बिल्कुल विसंगत है, वो गलत है और आपका भाषण तो हास्यास्पद है, एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और देश की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की इतिहास नहीं मालूम, लोकतंत्र के डिटेल्स यदि नहीं मालूम, लोकतंत्र में सभा नहीं होती मोदी जी। लोकतंत्र का मतलब सबको चुनाव में खड़े रहने का अधिकार होता है और वोट देने का अधिकार होता है। सबको वोट देने का अधिकार होता, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता, लोकतंत्र का पहला सिंबल है। दूसरा, लोकतंत्र में सबके अधिकार होते हैं, केवल मेजॉरिटी के नहीं, माइनॉरिटी के भी राइट्स होते हैं। फिर आप लव जिहाद के कानून कर रहे हैं, ये क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक कानून है? क्या आप ये जो किसान बिल है क्या लोकतांत्रिक कानून है? ये विसंगत है मानव अधिकार और लोकतंत्र के और संविधान के। उसके बाद में लोकतंत्र में 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होते हैं और 4th ऑर्गन ऑफ स्टेट अभी ऑम्बुड्समैन की जो है कंसेप्ट आ रही है। फिर लोकतंत्र के अंदर में जो है चेक्स एंड बैलेंसेस होती है, लोकतंत्र के अंदर में जो है वो राइट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो सही होता है, एक वोट को एक मूल्य देने का। तब ये तमाम चीजें जाकर लोकतंत्र जो है साकार होती है और उसके साथ लोकतंत्र का सार होता है, इथोस होती है, जिसको आप लोकतंत्र की मान्यता ही कह सकते हैं।
वो जीवन में होता है, लोगों के विचारों में होता है। ये सब जाके डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है और डेमोक्रेटिक इथोस से लोकतंत्र कंप्लीट होता है। ये सभा, परिषद, गणपति, गणाधिपति, ये जो संकल्पना है वो लोकतंत्र का विचार हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूरा लोकतंत्र नहीं है। आप जरा पॉलिटिकल साइंस को जरा अच्छे से पढ़िए तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्म का इसमें कोई रोल नहीं, ये गलत था धार्मिक विधियों से जो आपने किया, और लोकतंत्र की सही हिस्ट्री को, ह्यूमन राइट्स की सही हिस्ट्री को आपको फिर पढ़ लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा।